बीसी कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा कि बीसी जाति के पेशेवरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। करीमनगर पद्मनायक कल्याण मंडपम में 686 लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के चेक वितरित किए गए। गंगुला कमलाकर ने कहा कि पूर्व शासन के दौरान हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर जातीय व्यवसायों को बचाने के उद्देश्य से समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य हासिल ही इसलिए किया गया था कि पिछड़े समुदायों का आर्थिक विकास हो। उन्होंने कहा कि देश के पिछड़ेपन का कारण कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतने सालों के शासनकाल में कुछ भी नहीं बदला है। लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस चाहिए जो खेती के लिए 3 घंटे बिजली देगी या बीआरएस जो लगातार बिजली दे रही है। चुनाव के समय जो पार्टियां आकर झूठे बातें करती है उनकी बातों पर विश्वास न करें। लोगों से राज्य में हो रहे विकास को देखकर एक बार फिर बीआरएस को आशीर्वाद देने को कहा है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने पूर्व मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केसीआर का मुकाबला करने के लिए हम सब एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि समाज को तुम्मला नागेश्वर राव जैसे नेताओं की जरूरत है, इसीलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी में आमंत्रित किया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तुम्मला ऐसे व्यक्ति हैं जो न केवल खम्मम बल्कि राज्य स्तर पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। पालेरू विधायक उपेंद्र रेड्डी पर तुम्मला को राजनीति से दूर रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की कि उपेंद्र रेड्डी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा ने तेलंगाना विधानसभा सचिव से मुलाकात की। डी.के. अरुणा ने विधानसभा सचिव को हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी सौंपी। राज्य उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश जारी कर डी.के. अरुणा को गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र का विधायक घोषित किया है। पीठ चुनावी हलफनामे में सही जानकारी नहीं देने पर कृष्ण मोहन रेड्डी के अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं डी.के. अरुणा को विधायक घोषित किया गया। हालांकि डी.के. अरुणा ने कहा कि सरकार को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का सम्मान करना चाहिए और पक्षपात नहीं करना चाहिए। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। यहां फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना की टीआरएस सरकार के अन्यायों और अवैधताओं को रोकने के लिए हर तरह से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य उद्देश्य अगले चुनाव में तेलंगाना में टीआरएस पार्टी को बाहर करना है। उन्होंने कहा कि वह अगला चुनाव कांग्रेस में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ने को तैयार है। हैदराबाद में पाकिस्तान के शख्स की गिरफ्तारी के मामले में नया एंगल सामने आया है। जांच अधिकारियों को पता चला है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नेपाल के रास्ते बिना वीजा के हैदराबाद आया था। यह मामला 9 महीनों बाद सामने आया है। पुलिस ने किशनबाग में उसकी प्रेमिका के घर पर मोहम्मद फयाज और उसके सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रेमिका के माता पिता ने मोहम्मद फयाज का आधार कार्ड बनाया। फिलहाल फयाज के ससुर शेख जुबैर और सास अफजल बेगम फरार हैं। पुलिस ने फयाज का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुराने शहर के बहादुरपुरा थाना क्षेत्र में 2 बच्चों वाली एक शादीशुदा महिला रहती है। वह कुछ साल पहले आजीविका के लिए दुबई गई थी। जिस ऑफिस में वह काम करती थी वहां वह पाकिस्तान से आए फयाज के संपर्क में आई। वह शादीशुदा थे और उनका परिवार पाकिस्तान में था। दोनों की जान पहचान प्यार में बदल गई और उन्होंने वहीं शादी कर ली और साथ रहने लगे। पुलिस का कहना है कि यहाँ शहरी महिला का अपने पहले पति से तलाक लेने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पिछले साल वह जब दुबई से शहर आई, फयाज पाकिस्तान चला गया। हालांकि जब उनका संपर्क जारी रहा तो फयाज को पता चला कि वह गर्भवती थी, इसलिए उसने पिछले साल नवंबर में हैदराबाद में आने की तैयारी की। फयाज पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा और बिहार के रास्ते अवैध रूप से शहर आया। वह किशनबाग इलाके में महिला के साथ रहता है। फयाज के अफेयर का पता लगाने वाली खुफिया एजेंसी ने बहादुरपुरा पुलिस को सतर्क कर दिया। फयाज को हिरासत में लेने वाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस साफ कर रही है उनके मामले में साजिश समेत कोई अन्य पहलू तो नहीं है और अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने तेलंगाना डीजीपी कार्यालय का किया घेराव। उन्होंने जियो नंबर 46 को हटाने की मांग। ग्रामीण जिले के बेरोजगारों ने किया डीजीपी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास।
वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोका। इस पर पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच बहस हुई। बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। उन्होंने जियो नंबर 46 को हटाने की मांग की। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस जियो के कारण ग्रामीण कांस्टेबल उम्मीदवारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है। राज्य में शिक्षकों के तबादले को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार इस महीने की 2 तारीख से तबादले की प्रक्रिया शुरू करेगी। तेलंगाना शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक शेड्यूल जारी किया है। इन तबादलों में शिक्षक दंपति को अतिरिक्त अंक आवंटित किए जाएंगे। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि शिक्षकों का स्थानांतरण अंतिम निर्णय के अधीन होना चाहिए। इस बीच शिक्षा विभाग ने तबादलों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। स्थानांतरण चाहने वालों को इस महीने की 3 से 5 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रतियां 6-7 को डीईओ कार्यालय में जमा करानी होंगी। अधिकारी 8 और 9 तारीख को उन लोगों के नाम प्रदर्शित करेंगे जिन्होंने आवेदन किया है। 10 व 11 को आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 12-13 को वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 14 तारीख को एडिट करने का विकल्प दिया जाएगा। 15 को प्राचार्यों के तबादले ऑनलाइन होंगे और 16 को प्राचार्यों की रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। 17, 18, 19 को इन्हें स्कूल असिस्टेंट से HM पद पर प्रोन्नति होगी। 20 और 21 को स्कूल असिस्टेंट के रिक्त पद पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यदि आप 21 तारीख को वेब विकल्प डालते हैं तो 22 तारीख को एडिट विकल्प का उपयोग करने का मौका मिलेगा। विद्यालय सहायकों के तबादले 23 और 24 को होंगे। 24 को स्कूल सहायक रिक्तियों की प्रदर्शनी होगी। 26 और 27 और 28 को उन्हें SGT से स्कूल असिस्टेंट के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। 29, 30, 31 SGT रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। संपादन विकल्प 2 अक्टूबर को उपलब्ध होंगे। SGT भाषाविदों और PET के तबादले 3 अक्टूबर को होंगे। 5 से 19 अक्टूबर तक अपील करने का मौका दिया जाएगा। अंतरिक्ष प्रयोगों में इसरो ने लंबी छलांग लगाई है। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के उद्देश्य से आदित्य L1 लॉन्च किया जा रहा है। इस महीने की 2 तारीख को 11 घंटे 50 मिनट पर श्रीहरिकोटा तिरुपति जिले के शार केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक 24 घंटे की उल्टी गिनती के बाद PSLV-C 57 रॉकेट कक्षा में विस्फोट करेगा। इस पृष्ठभूमि में इसरो चेयरमैन S सोमनाथ सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। एक अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी की कक्षा में लॉरेंज बिंदु पर रखा गया है। वह सभी बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। उपग्रह को L1 बिंदु पर स्थित करके इसरो ने कहा कि लगातार सूरज को देखने का मौका मिलेगा। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में भीषण आग लग गई। डेयरी फार्म चौराहे के पास एक अपार्टमेंट के सेलार में आग लग गई। राजेंद्र नगर के एक अपार्टमेंट में आग लग गई। आग तुरंत वहां मौजूद वाहन तक फैल गई, जिससे सेलार में मौजूद कारें और बाइकें जल गईं। सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग ने कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हादसे के कारण का पता लगाना है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ होगा।
शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या, विदेश से मेहमानों का आगमन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। जुलाई महीने में 3,68,000 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने यात्रा की। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने खुलासा किया कि उसने 16,40,000 घरेलू यात्रियों को सेवा दी है। देश में सबसे ज्यादा हवाई यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शमशाबाद चौथे स्थान पर है। चेन्नई और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों ने यह उपलब्धि हासिल की है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के कई लोग दुबई, अमेरिका और यूरोप देशों में जाने के लिए शमशाबाद हवाई अड्डे को चुन रहे हैं। शमशाबाद हवाई अड्डे का हर साल 30 लाख 40 लाख यात्रियों का समायोजित करने के लिए विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि 5.5 साल के भीतर यातायात बढ़ गया है। इसकी स्थापना के वर्षों और 15 वर्षों में यात्रियों की संख्या दुगनी हो गई है। फिलहाल हर महीने 15 लाख अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्री यात्रा करते रहते हैं। कोरोना का प्रभाव पूरी तरह से कम होने के बाद यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का आगमन बढ़ गया है। आखिरकार टमाटर का दाम गिर ही गया। एक समय था जब यह 300 रुपए किलो तक पहुंच गया और अब लगातार गिरावट देखी जा रही है। अचानक टमाटर के दाम जमीन पर गिर गए हैं। आवश्यक वस्तुओं में से टमाटर की कीमतें सामान्य स्तर पर पहुंच गई हैं। कई राज्यों में पहले से ही 1 किलो टमाटर की कीमत 50 रुपए से नीचे पहुंच गई है। कई जगहों पर यह 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिलता है। हैदराबाद में भी 1 किलो की कीमत 20 रुपए तक है। हालांकि मदनापल्ले में टमाटर मार्केट यार्ड 9 रुपए में 1 किलो टमाटर बेच रहा है। उचित दाम न मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है। $700 मौसम विभाग ने हाल ही में आश्वासन दिया है कि पिछले महीने अल नीनो के प्रभाव के कारण जो बारिश नहीं हुई थी वह इस महीने फिर से लौटेगी। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस हफ्ते दक्षिण और मध्य भारत में बारिश होगी। जुलाई में भारी बारिश के बाद अधिकांश मानसून अगस्त में होता है। एक महीने में 20 दिन बारिश नहीं होती थी। ऐसा अल नीनो स्थितियों के कारण होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्र की सतह के तापमान में अंतर के कारण अल नीनो अब सकारात्मक होने लगा है। इसके साथ ही बादलों की पूर्व दिशा की ओर आवाजाही और उष्णकटिबंध क्षेत्रों में बारिश भी मानसून के पुनरुद्धार के लिए अनुकूल बन रही है। देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इस महीने की बारिश सितंबर के महीने में दीर्घकालिक औसत बारिश 167.9 मिलीमीटर से 9% कम होगी। IMD ने भविष्यवाणी की है कि भारी बारिश के बावजूद जून सितंबर की अवधि में औसत बारिश सामान्य से कम हो सकती है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर झंडा बुलंद किया। खुलासा हुआ है कि अखबारों में अडानी ग्रुप की अनियमितताओं को लेकर लेख छपे हैं। बताया गया है कि यह खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रिकाओं में छपे थे। राहुल ने कहा कि यह अरबों डॉलर का पैसा भारत से बाहर गया है और वह पैसा विभिन्न तरीकों से वापस आया है। यह पैसा किसका है, अडानी का है या दूसरों का? यह आरोप लगाया गया था कि निवेश के साथ अडानी समूह के शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ गईं और शेयरों में वृद्धि के साथ बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी कई संपत्तियां अडानी द्वारा खरीदी गईं। राहुल गांधी ने साफ किया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ही अनियमितताओं के मास्टरमाइंड है। I'd like to welcome all of you here. I believe there was some confusion about the timing, so I apologize for that. I'm sorry you had to wait. Of course, the current flavor is the G20, and the G20 is about India's position in the world. And what is very important for a country like India is that there is a level playing field and transparency in our economic environment and with regards to the businesses that operate in our country. This morning,
prominent global financial newspapers have raised a very important question. So that's the Financial Times, and you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. Here is another one, The Guardian, Modi linked Adani family, secretly invested in own shares, documents suggest. And the third one, wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. Now, these are not any random newspapers. These are newspapers that affect investment in India. They affect the perception of our country in the rest of the world. Now, there are a few questions that they are asking. These newspapers are asking. First of all, they are stating clearly that over $1 billion of money went from India, was circulated in different places, and then came back to India. This is, according to them, clearly proved with documentation that they have. Right? So the question, first question arises, whose money is this? ये किसका पैसा है? ये अदानी जी का पैसा है या ये किसी और का पैसा है? So that is the first question. Second question, the mastermind behind this is a gentleman called Vinod Adani. He is the brother of Mr. Gautam Adani, and there are two other people who are involved in this round tripping of money. One is a gentleman called Nasser Ali Shaban Ali, and another is a Chinese gentleman called Chang Chung Ling. So the second question arises, why are these two foreign nationals being allowed to play with the valuation of one of the companies that controls almost all of Indian infrastructure? Who are these people? And why are they being allowed to do this? And what is the role of the brother of Mr. Adani in all this? The final point, which is a very interesting point, is that there was an investigation, evidence was given to SEBI,